हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड में विभिन्न परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा यूट्यूब पर आपके टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अगला प्रश्न पत्र है सामान्य ज्ञान का। इसमें विभिन्न आपके क्षेत्रों से उठाए गए सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग जो हाईकोर्ट में अभी वैकेंसी निकली है उत्तराखंड न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालयों में हाईकोर्ट के थ्रू आपका इस परीक्षा का जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में आपने एक चीज गौर करी होगी कि उसने केवल सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है। ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी। जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स वगैरह ये सारी चीजें पूछेगा और जनरल स्टडी में आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल, आपका इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, इन सारी चीजों को पूछेगा। हो सकता है कि कुछ बहुत दो चार क्वेश्चन रीजनिंग के भी डाल दे क्योंकि 140 नंबर का ये प्रश्न पत्र और सीधे क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आपके उसमें बहुत काम आ सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखें। और बाकी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल की हो या किसी की भी हो, जीएस में हर जगह काम आएगा ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था, भारत में आक्रमण के लिए अंदर तो नहीं आ पाया, लेकिन कहा जाता है कि 1221 ईस्वी में वो आपके मकबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आ गया था। लेकिन इल्तुतमिश ने मकबरनी को भारत में शरण नहीं दी, इसलिए भारत आपका चंगेज खां के आक्रमण यानी कि मंगोल आक्रमणकारी, जिसके आज तक के इतिहास में सबसे खूंखार आक्रमणकारी बताया गया है। कुछ आपके कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इसने अपने समय में 6 करोड़ लोगों को मार दिया था। हालांकि अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु ऐसा कहा जाता है। संसार में सबसे ज्यादा मतलब लोगों को की हत्या करने वाला व्यक्ति चंगेज खां और उसकी सेना ही मानी जाती है, ये सत्य है। तो चंगेज खां के आक्रमण से बच गया जो नया नवेला दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य स्थापित हुआ था, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी ने साम्राज्य जीता था और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तो वो बहुत ही क्या अस्थिर था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे सुदृढ़ किया, इसीलिए वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और उसे बहुत समय नहीं हुआ था, तो उसी समय यह खतरा पैदा हो गया था। लेकिन कहा जाता है कि चंगेज खां मकबरनी जब भारत के अंदर नहीं घुस पाया तो उसे पकड़ करके सीमाओं से ही वापस चला गया था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? अकबर के दरबार में नवरत्नों के अलावा भी बहुत ही विद्वान लोग रहते थे, समझ गए, जो कहा जाता है कि वो विद्वानों का आश्रयदाता था। बहुत सारे विद्वान उसके दरबार में निवास करते थे। नवरत्न उसके टॉप विद्वानों में से थे, लेकिन उसके समकक्ष कई विद्वान थे जिन्हें अकबर विभिन्न समयों में विभिन्न उपाधियां प्रदान करता रहता था। जो ये मोहम्मद हुसैन है, ये आपका क्या था, एक लेखक और संगीत यज्ञ था। इसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी कांड भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का जो द्वितीय चरण है, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो आपके कानपुर में एचआरए की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो उन क्रांतिकारी युवाओं ने सबसे पहले अपने संसाधनों को जोड़ने के लिए पैसे हासिल करने का प्रयास किया और जो 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर ये जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इससे खजाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसका सारा खजाना सहारनपुर से कहाँ ले जाती थी? लखनऊ ले जाती थी। तो लखनऊ से कुछ दूरी पहले काकोरी नामक स्थान पर इन क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन को लूट लिया था और इस कांड के जो नायक थे कहा जाता है वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। हालांकि इस कांड के बाद कहा जाता है कि जितने भी इस संगठन के व्यक्ति थे 31, उसमें से चंद्रशेखर आजाद को छोड़ करके सभी लोग गिरफ्त में आ गए और इसीलिए ये संगठन ध्वस्त हो गया। फिर चंद्रशेखर आजाद ने दोबारा से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आपका HSRA की स्थापना की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट रिपब्लिकन हो गया, उसमें एस जोड़ दिया था, पहले HRA होता था फिर HSRA हो गया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी ने पत्रिकाएं निकाली थी उसमें से महात्मा गांधी की जो पत्रिका थी वो थी इंडियन
ओपिनियन, मतलब भारत की क्या राय है, इसके लिए उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में 1894 से 1914 तक महात्मा गांधी अफ्रीका में ही रहे थे। इस दौरान उन्होंने आपके डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की और वहीं से आपका इंडियन ओपिनियन नामक अपना जो पत्रिका थी वो निकाली थी। 1909 में उन्होंने एक और आपका वहां से नवजीवन नामक जो आपका समाचार पत्र था उसे प्रकाशित किया था। बाद में जो हरिजन हो गया 1932 में, हरिजन सेवक संघ की स्थापना के बाद उसी का नाम हरिजन हो गया था। पत्रिका इंडियन ओपिनियन है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजीवन समाचार पत्र था जो बाद में क्या बन गया, आपका हरिजन सेवक समाचार पत्र। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? संविधान सभा जो बात हो रही थी वो तो संविधान सभा को क्रिप्स मिशन में भी था ये प्रस्ताव, ठीक है, और क्रिप्स मिशन में पूरी तरीके से ये प्रस्ताव था, लेकिन उसकी अन्य शर्तें, जैसे रियासतें जो स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र रह सकते हैं, या जो प्रांत सम्मिलित नहीं होना चाहता है वो नहीं होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग उसमें छिपी हुई थी, इसीलिए उसका विरोध कर दिया, ठीक है, और क्रिप्स मिशन को खाली हाथी वापस जाना पड़ा। लेकिन जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें भारत की संविधान सभा, अंतरिम सरकार के गठन, भारतीयों को भारत की व्यवस्था चलाने के लिए एक तरह का आपका जो उनका संविधान हो वो बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर ही भारत में आपका संविधान सभा का गठन भी हुआ और भारत में अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ था। इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आपका इसलिए कैबिनेट मिशन कहलाता है क्योंकि इस मिशन में आपके 1945 में गठित किया गया था, 1946 में इसने अपनी रिपोर्टें सौंप दी थी। कैबिनेट मिशन में जो आपके 3 सदस्य थे वो तीनों के तीनों आपके इंग्लैंड के कैबिनेट मिनिस्ट्री से थे, यानी कि वहां के कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, जिसमें आपका एलेक्जेंडर आपका जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं और आपके एवी एलेक्जेंडर हैं, और एक आपके इसके अध्यक्ष थे एवी एलेक्जेंडर, और मेरे दिमाग से निकल गया, तीन लोगों का था, और अध्यक्ष भी वही थे जो कैबिनेट मिशन में थे। एवी एलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके मेंबर थे, अध्यक्ष थे इसके, चलो उसका मैं अभी याद आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो उन तीनों की अध्यक्ष, उन तीनों का 3 सदस्यीय एक आयोग था जिसे भारत में ये व्यवस्था बना करके जाना था। तो इसका सही मिशन कैबिनेट मिशन है, ठीक है। विश्व इतिहास की झलक किसकी रचना है? विश्व इतिहास की झलक ये ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम से अंग्रेजी में लिखा गया एक पुस्तक है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। एक तो आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, भारत एक खोज, और एक है विश्व इतिहास की झलक। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पहली जो संविधान सभा गठित हुई थी उसमें टोटल 389 सदस्य थे, और जब पाकिस्तान की संविधान सभा उसमें से अलग हो गई तो उसमें 299 ही सदस्य बचे थे, जिसमें से 229 सदस्य किसको थे? 229 सदस्य प्राप्त थे आपके जो हमारे प्रांत थे उस समय, जो प्रांत जहां ब्रिटिश सरकारें चल रही थी, शेष आपके जो भारत में देसी रियासतें थी उनके प्रतिनिधि आएंगे, ऐसा कहा गया था। 229 बची थी किसकी? आपके प्रांतों के लिए। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? भारत के जो संविधान में मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो आपके अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि अमेरिका के संविधान अलग, संविधान में मौलिक अधिकार अलग तरीके से लिए गए हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट बहुत बड़ा है, अमेरिका के संविधान से कई गुना बड़ा, लेकिन प्रेरणा वहीं से पाई गई थी, इसीलिए मौलिक अधिकारों के लिए कहा जाता है कि वो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार है। पहले ये क्या था? मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत सारे आपके सार्वजनिक कार्यों में आड़े आ रहा था। मान लो कोई बहुत महत्वपूर्ण आपके रोड है एक बार के लिए, लेकिन वो चाइना बॉर्डर तक जा रही है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अगर किसी व्यक्ति का खेत आ गया है
तो हजारों करोड़ रुपए की और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को वो व्यक्ति अकेले ही रोक सकता है, क्योंकि संपत्ति उसका मौलिक अधिकार है और उसके मर्जी के बिना वहां से रोड नहीं बनाई जा सकती। वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देगा। मौलिक अधिकारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट तुरंत 48 घंटे के अंदर कार्रवाई यानी कि सुनवाई कर लेता है, तो वो वैसे ही रुक जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम अक्सर देखने में आ रही थी, इसीलिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 31 से हटा करके उसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है, जहां कहा गया है कि वो एक कानूनी अधिकार होगा। व्यक्ति का कानूनन संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा, लेकिन देश हित में अगर उसके भूमि की जरूरत पड़ेगी तो उसे उस चीज को अधिग्रहण किया जा सकता है, परंतु उसका पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति का कानूनी अधिकार तो उस पर बना ही रहेगा, मौलिक अधिकार नहीं। मौलिक अधिकार वो अवस्था है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है और उसमें किसी भी तरह की छेड़खानी सरकार नहीं कर सकती है, तो ये कानूनी अधिकार है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसको देता है? देखो, राष्ट्रपति जब भी त्यागपत्र देगा तो वो किसको देगा? भारत के उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति तुरंत उस सूचना को देगा किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि देखो राज्यसभा के अध्यक्ष के पास तो ऑलरेडी ये सूचना है, वो उपराष्ट्रपति है स्वयं। लोकसभा अध्यक्ष को देगा तो दोनों सदनों को पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति ने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। और अगले 6 महीने के अंदर ये दोनों सदन क्या करेंगे? आपके निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा भाग लेती हैं। तो ये तुरंत ये फैसला जैसे ही उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष के पास आता है तो वो आपका लोकसभा अध्यक्ष को सर्वप्रथम सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कराने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? प्रधानमंत्री बनते समय इनमें से कौन राज्यसभा की सदस्य थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब पहली बार आपकी प्रधानमंत्री बनी थी तो वो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी सदन की मेंबर नहीं थी, इसीलिए उन्हें आपका क्या राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, फिर जाकर के प्रधानमंत्री का पद दिया गया। तो राज्यसभा का सदस्य बनते हुए भी भारत की क्या जो मंत्री परिषद है उसका सदस्य बना जा सकता है, क्योंकि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, एमपी होना चाहिए, मनोनीत नहीं निर्वाचित होना चाहिए। 6 महीने तो वैसे भी रह सकता है, 6 महीना पूरा होने तक अगर क्या निर्वाचित नहीं हुआ तो उसे पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि भारत में संसदीय सरकार है और संसद का सदस्य हुए बिना आप सरकार का हिस्सा नहीं हो सकते। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो सरकार यानी कि मंत्री परिषद का हिस्सा बनता है उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर होकर के आएगा, चाहे राज्यसभा से आए चाहे लोकसभा से आए। इनमें से आपका जो इंदिरा गांधी थी वो पहली बार राज्यसभा मेंबर के रूप में ही भारत के प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? इसमें वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे अधिक 7 वर्ष 139 दिन तक ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। समझ गए ना, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के आयु में अधिकतम सीमा तो है लेकिन न्यूनतम सीमा नहीं है। ये 58 साल में बन गए होंगे, 58 साल होने में भी कुछ दिन बचे होंगे, तो इनकी 65 आयु होने तक यही भारत के क्या रहे? मुख्य न्यायाधीश रहे। इस वजह से जो अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं उनके पिता भी हैं ये चंद्रचूड़, ठीक है। तो ये भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के अनुसार होती है? राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो होती है संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार। नियुक्ति, भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा और उसे मोहर वगैरह जो भी है अपने पद से उसका आपका नियुक्ति करेगा अपने पद की जो उसकी शक्तियां हैं उसके अनुसार। और राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। मतलब राज्यपाल को हटाने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति उसे कभी भी पद से हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत मतलब उसके प्रसाद से ही बनेगा। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया था?
तो ये 1989 में किया गया था। पहले भारत में आपके जो मतदान की आयु होती थी वयस्क मताधिकार की, वो 21 वर्ष होती थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन, 61वां जो अमेंडमेंट है, 61वां संविधान संशोधन है जो, उसके बाद इसके उम्र घटा करके 21 वर्ष की जगह 18 कर दी गई, यानी कि वयस्क मताधिकारी अब 21 नहीं बल्कि 18 साल का हो सकता है। अगला, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? सरकारी आयोग, भारत में जितने भी आयोग आपके केंद्र और राज्य के बीच संबंध, क्योंकि भारत एक क्या है, संघीय प्रणाली है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच 3 तरह के संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध और विधायी संबंध। उन संबंधों में किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम आती है उसके कारण क्या होता है कि देश में राज्य और केंद्र के बीच वैमनस्य का स्तर होता है, बढ़ता है, तो उससे देश में एक तरीके से फूट पड़ने के चांस होते हैं या विवाद हो जाते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। उन्हीं विवादों को खत्म करने और किस तरीके से एक ऐसा माहौल बने जिससे देश एकीकृत रहे और राज्य पूरी स्वायत्तता के साथ अपना काम कर सकें, तो इसके लिए सुझाव देने हेतु भारत में जितने भी आपके आयोग गठित किए गए हैं उनमें से सरकारिया आयोग सबसे फेमस रहा। रणजीत सिंह सरकारिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे, उनकी अध्यक्षता में ये सरकारिया आयोग 1983 में गठित किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों पर बनाए गए आयोगों में सबसे फेमस है ये। इसमें एक आपका बाद में मदन मोहन पुंछी आयोग भी बना है, लेकिन इस आयोग को सबसे फेमस माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग का भारत में सबसे पहले जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ था वो हुआ था 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आपके पहली बार लिस्टिंग की थी कि हाँ ये देश में जो आपके एससी और एसटी के अलावा अदर कारणों से पिछड़े हुए लोग हैं, ये इतनी जातियां हैं, इनको क्या देना चाहिए, ओबीसी का दर्जा देना चाहिए। फिर बाद में एक और बंडल बना, मंडल आयोग बोलते हैं जिसे, तो उसने भी आपका बहुत सारी सिफारिशें दी थी और जो ओबीसी कास्ट की संख्या है उनको बढ़ाने की सिफारिश भी की थी। मंडल आयोग ने 27% आरक्षण की भी सिफारिश की थी, जिसके बाद देश में बहुत आपका क्या दिक्कतें भी पैदा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हैली पुच्छल तारा कितने साल में दिखाई देता है? पुच्छल तारा, आपको पता होगा कि हमारी ज्योग्राफी में जो पुच्छल तारा होता है वो एक ऐसा तारा है जिसकी लाखों किलोमीटर लंबी पूंछ हो सकती है, करोड़ किलोमीटर भी। एक्चुअल में ये पुच्छल तारे आपके ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो आपके सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और कई बार ये जब सूर्य के निकट से गुजरते हैं तो इनमें स्थित जो आपका बर्फ होती है वो पिघलनी शुरू हो जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है, और वो वाष्प लंबी पूंछ के रूप में जब उड़ती है तो उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो टॉर्च की लाइट की तरह दिखाई देती है और वो पूंछ की तरह हो जाती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। ऐसे पुच्छल तारे कई हैं, लेकिन जो पृथ्वी में आपका दिखाई देता है हमारी पृथ्वी से वो हैली पुच्छल तारा है। ये आपका प्रत्येक 76 वर्ष की अवधि के बाद दिखाई देता है। ठीक है, पहले 1910 में देखा गया था, 1986 में इसे लास्ट बार देखा गया है, अगली बार देखा जाएगा 2062 में। तो ये आपका प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई दे रहा है हैली पुच्छल तारा। पुच्छल तारे आपके ऐसे आपके आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और कभी कभी परिक्रमा पथ में आपके सूर्य के नजदीक चले जाते हैं तो उनकी जो बर्फ आदि है वो वाष्पीकृत हो जाती है और उसमें सूर्य की लाइट पड़ने से वो किस तरीके से टॉर्च की लाइट की तरह पूंछ बनाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का प्रमाणित समय जो आपका निश्चित किया जाता है वो भारत के ठीक बीचों बीच, कहां से, आपका 82.5 डिग्री देशांतर, जो इलाहाबाद के नजदीक है, नैनी, वहां से आपका फिक्स किया जाता है। और ग्रीनविच मेन टाइम से ये ठीक 5.5 घंटे की दूरी पर है, क्योंकि ग्रीनविच मेन टाइम 0 डिग्री है। 0 से अगर हम 82 कर लें, 82.5 कर लें तो गुणा 4 करेंगे, तो क्योंकि एक देशांतर में जो डिस्टेंस होती है टाइम की वो 4 मिनट की होती है, तो अगर इसे हम कर लें 5 चक्को 20, 4 दूना 8 2 10, 8 चक्को 32 1 33, यानी कि
30 मिनट हुए। अगर घंटे से डिवाइड कर दें तो ये आता है 6 पंजे 30, 30.5, 30.5 का मतलब 5 का मतलब आधा हो गया, यहाँ 30 मिनट 60 का। तो ये जो 5 घंटे 30 मिनट का डिस्टेंस है वो ठीक ग्रीनविच से कहाँ, नैनी में बैठता है। तो नैनी, क्योंकि हमारे जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है पूरब से पश्चिम। अगर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का देखें तो उसके ठीक बीचों बीच, क्योंकि हमने एक ही देशांतर बनाया है तो ठीक भारत के बीचों बीच से बनाया, 15 देशांतर इधर 15 देशांतर इधर, ताकि देश भर में एक ही टाइम हो। अगर आप अरुणाचल में भी पूछोगे तो अभी जैसे 12 बजा है तो 12 ही बजा होगा, गुजरात में भी 12 ही बजा होगा। शाम को 4 बजे अरुणाचल में पूछोगे कि 4 बजा है तो वहां दिन ढल गया होगा, और शाम को गुजरात में 4 बजे पूछोगे तो वहां दोपहर ही होगी, क्योंकि पीछे है उसका टाइम। वैसे फिक्स करने के लिए एक ही टाइम जोन बनाया गया है। किसी दिन टाइम जोन पर वीडियो में अलग से बनाऊंगा, बहुत अच्छा है ये देशांतर और अक्षांशों का वीडियो, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान होगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्राम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, क्योंकि स्ट्राम्बोली लगातार क्या करता है, आपका लावा का उत्सर्जन करता है, और आपके इसमें लावा के कारण आग जले रहती है, तो ये दूर से ही दिखाई देता है। प्रकाश स्तंभ वैसे होते क्या है, आपका लाइट जो टावर होते हैं समुद्र में आपके सिग्नल देने के लिए कि यहाँ पर रुकने का स्थान है, समुद्री यात्रियों के लिए लाइट हाउसेज बनाए जाते हैं। तो वैसे ही इसको भी लाइट हाउस कहा जाता है। ये प्राकृतिक लाइट हाउस है, लगातार इसमें क्या लावा उद्गमित हो रहा है। ये वैसे इटली के क्षेत्र में आता है, जो इटली का लिपारी द्वीप है जिसे हम सिसिली द्वीप भी बोलते हैं, उसमें स्थित है स्ट्राम्बोली, जिसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। अगला, संचार उपग्रह वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। संचार उपग्रह जो वायुमंडलीय परत है, सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो गैसें होती हैं वो आयनीकृत रूप में रहती है। अगर यहाँ से टावर से हम सिग्नल भेजें तो इनसे आपकी ये रेडियो तरंगें परावर्तित होकर के नीचे वापस आ जाती हैं। तो इस तरीके से सिग्नल भेजना और उन्हें वापस प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो जो संचार उपग्रह होते हैं उनको आपका आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम प्राचीन काल में, अभी तो उसका नाम K2 आश्विन गॉडविन हो गया है, प्राचीन काल में उसका नाम होता था कृष्णागिरी। यह भारत की सर्वोच्च चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के बाद। लेकिन ये हिमालय की चोटी नहीं है, ये आपका काराकोरम श्रेणी में है। तो काराकोरम जो आपका पूरा पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है, उसका नाम क्या है? कृष्णागिरी। और इसकी एक पर्टिकुलर जो आपकी पर्वत चोटी है उसका नाम है K2 आश्विन गॉडविन बोलते हैं। तो इसे काराकोरम को कभी क्या बोलते थे, आपका कृष्णागिरी कहा जाता था। काराकोरम जो श्रृंखला है वो आपका पाकिस्तान के वाला जो अधिकृत कश्मीर है, POK से आपका जम्मू कश्मीर की तरफ निकलता है और आगे जाकर के जो पामीर की गांठ है उसमें जाकर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी आपका, जिसे हम बंगाल का शोक बोलते हैं, दामोदर नदी समझ गए ना, जो आपके छोटा नागपुर के पठार से उद्गमित होकर के आपके पश्चिम बंगाल में हुगली में मिल जाती है। लेकिन ये दामोदर नदी भारत में आपके बहुत महत्वपूर्ण खनिज संसाधन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस नदी में भारत का सबसे अधिक कोयला पाया जाता है और ये नदी कभी बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध थी पश्चिम बंगाल में, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन आजादी के तुरंत बाद 1948 में भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन का निर्माण इसी में किया गया था। उसके बाद से बाढ़ नियंत्रण होना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। बहुत ही सुंदर जलप्रपातों में से एक है। वैसे भी बड़ी नदियां जो उत्तर भारत में है, वो बड़ी नदियां जलप्रपात नहीं बना पाती हैं, क्योंकि उत्तर भारत में वी आकार की घाटी बनाती हैं नदियां। दक्षिण भारत में क्योंकि कठोर चट्टानें हैं, संगमरमर की चट्टानें हैं, इसलिए नदी को तल काटना बहुत मुश्किल होता है। और जहां पर आपके तल से नीचे को अचानक पहाड़ या खाई आ जाती है तो वहां सीधे ही नदियां बिना तल को काटे ही गिरने लगती हैं। इसी से जलप्रपातों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, नाब दफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नाब दफा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश में है और आपका एक
टाइगर रिजर्व के रूप में भी इसे स्थापित कर दिया गया। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? कोयला सबसे पहले पश्चिम बंगाल के रानीगंज में खोदा गया था 1774 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। हालांकि बाद में इस माइन को बंद कर दिया गया। तो ये आपका 25 क्वेश्चनों का आपका प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो इसमें आपका महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चनों को हम सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं इस सीरीज में। तो आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।